नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूपी टेट सीडीपी 2026 के विषय में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो हम लोगों ने 2021 के पेपर 2 सीडीपी सेक्शन को देखा। देखिए, जो सीडीपी सेक्शन है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पूरा सिलेबस सेम है। तो आप ये मत कंफ्यूज रहिएगा कि हम पेपर 1 का पढ़ें या पेपर 2 का। पूरा सिलेबस सेम है। तो आप 1, 2 दोनों प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी जो सीडीपी में समझ है वो मजबूत हो और अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर पाएँ। तो चलिए समझते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट 2019 का पेपर फर्स्ट, यानी कि 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें सीडीपी सेशन को बनाते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हैं। जो हमारे नया होगा वो भी हम कवर करेंगे और जो हमने पढ़ लिया है उसके आधार पर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। सिंपल, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे बहुविमात्मक क्या है। जरा आप इंग्लिश देखिए, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि कारक या बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो ये आपने पहले भी देखा था, होवर्ड गार्डनर ने। तो पहले नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, होवर्ड गार्डनर ने ही दिया था कौन सा सिद्धांत, बहुविमात्मक या बहुबुद्धि का सिद्धांत। ओके, दूसरा है डिसलेक्सिया में यह कठिनाई होती है। आप बताइए, मैंने आपको बताया था कि डिसलेक्सिया, इसमें लेस शब्द है, लेस। हम क्या कहते हैं, बच्चा लिखाई में कमजोर है या बच्चा पढ़ाई में। तो हम हमेशा कहते हैं बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। तो लेस मतलब कमजोर पढ़ाई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पढ़ने या वर्तनी में कमजोर है। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए सब मैंने आपको ट्रिक से बताया है, तो आप आराम से वहां पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। आपको निगेटिव वाला खोजना है कि शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। पहला, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की व्यवस्था करना, ये तो करना चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पे ध्यान देना नहीं चाहिए। शिक्षकों को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, कह रहा है कि शिक्षक को जो निःशक्त बच्चे हैं, जो कम सीख सकते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक को कभी ये नहीं करना चाहिए कि जो निःशक्त बच्चा है उस पर ध्यान ना दे, ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन के अनुरूप हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करेंगे आप। हतोत्साहित मतलब उनको डांटेंगे, प्रेरित मोटिवेट करेंगे, रोक देंगे, अनुमति नहीं देंगे। तो आप बताइए, कक्षा में बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं आप क्या करेंगे, डांटेंगे या उनको कहेंगे भाग क्या क्वेश्चन पूछता रहता है, या कहेंगे हाँ बेटा पूछो पूछो। तो आपका राइट आंसर होगा आप उसको उत्साहित करेंगे या मोटिवेट करेंगे या प्रेरित करेंगे। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। सरल पेपर है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। मैंने आपको जब वृद्धि और विकास की क्लास बताई थी तब बताया था मैंने, विकास और वृद्धि, वृद्धि में अंतर यही है, वृद्धि दिखता है और वृद्धि होता है शरीर में, बुद्धि हो विकास शरीर और दिमाग दोनों में होता है। तो आपसे कह रहा है कि वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से, सामाजिक, भावात्मक या नैतिक। तो वृद्धि यानी कि लंबाई चौड़ाई डायरेक्ट संबंध रखती है शारीरिक विकास से। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न में हम चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 6, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, मानव विकास का प्रारंभ तभी से होना शुरू हो जाता है जब वो गर्भ में आता है, या एक जब शिशु गर्भ धारण करता है तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से। बाकी बाल्यावस्था, शैशवावस्था से नहीं। कहां से हो जाएगा, गर्भावस्था से। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। मतलब कंडीशंस ऑफ लर्निंग, कंडीशन से बच्चे सीखते हैं,
इस पुस्तक के लेखक कौन है? थार्नडाइक है, स्किनर है, गेने है या पावलाव है? तो ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं गेने। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक गेने। ऑप्शन नंबर सी, सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चे कैसे सीख सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या कंडीशन होगी जिससे बच्चे सीख पाएंगे, इसके विषय में किसने बताया था? गेने ने। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग ये किसने दिया था? गेने ने। प्रश्न नंबर 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। ये मैंने आपको उस समय बताया था, अभी भी बता देते हैं। देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, ये किसने बताया था या इसको किसने कहा था? देखिए, मैंने आपको उसमें ट्रिक बताई थी कि किशोरावस्था में हर एक बच्चा चाहता है कि हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाए। समाधान मतलब हल हो जाए। तो इस स्टेटमेंट को दिया था हल ने। तो आपके पास ऑप्शन है जर्सील्ड, स्टेनले हॉल, सिपंसन, क्रो एंड क्रो। तो इसको दिया था स्टेनले हॉल ने। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। किसने दिया था? स्टेनले हॉल ने। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था है, किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। देखिए, हम विरोध क्यों करते हैं? हम विरोध करते हैं ताकि हमारी समस्या सॉल्व हो जाए, हमें दिक्कत ना हो। तो सॉल्व का ही तो हिंदी है हल। तो स्टेनले हॉल ने इसे दिया था। ओके। प्रश्न नंबर 9। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? मैंने आपको बताया था सूक्ष्म शिक्षण में टोटल 36 मिनट का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे लगता है? ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था 6 मिनट लगता है योजना निर्माण में, 6 मिनट लगता है पढ़ाने में, 6 मिनट लगता है फीडबैक लेने में, फिर 6 मिनट पुनः योजना बनाने में, फिर 6 मिनट पुनः पढ़ाने में, और फिर 6 मिनट पुनः प्रतिपुष्टि या पुनः फीडबैक लेने में। तो 3 बार ये 3 बार ये, कुल मिलाकर कितना हो गया? 18 प्लस 18, 36 मिनट लगता है माइक्रो टीचिंग में या सूक्ष्म शिक्षण में। क्लियर हुआ? कोई आप योजना बनाएंगे 6 मिनट, पढ़ाएंगे उसको 6 मिनट, बच्चे से पूछताछ करेंगे, उसके विषय में फीडबैक लेंगे 6 मिनट, हो गया। अब उसी योजना को दूसरे बच्चे में अप्लाई करेंगे, योजना को पुनः बनाएंगे, जो कमियां होगी सुधारेंगे, फिर पढ़ाएंगे और फिर फीडबैक लेंगे। इस प्रकार माइक्रो टीचिंग में पूरा 36 मिनट लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, उस परिस्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये किसने कहा था? देखिए, अभी कह रहा है कि ये जो सीखने के पठार की परिभाषा है, इसको किसने कहा था? इसको कहा था रास ने। किसने कहा था? रास ने। तो ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सीखने के पठार के विषय में जब सीखने का पठार आता है तो सीखने की गति अवरुद्ध हो जाती है या सीखने में कोई उन्नति नहीं होती, इसको किसने कहा था? इसने कहा था रास ने। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट है, आप कितना लर्न करेंगे तो स्टेटमेंट थोड़ा सा समझ जाइए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, रटना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 11। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, यानी कि एक शिक्षक ने देखा कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो शिक्षक क्या करेगा? उसे दंड देगा, नजरअंदाज कर देगा, मतलब छोड़ देगा, चलो हटे ऐसा ही है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस कर देना चाहिए। आप बताइए क्या करेगा? क्या बच्चे को आप मारेंगे या बच्चे को साइड कर देंगे या बच्चे को घर वापस कर देंगे? नहीं, आप बच्चे को सलाह देंगे, बेटा ऐसे मत करो, ये चीजों पर ध्यान दो, उसके माता पिता से बात करेंगे। तो जब भी समस्यात्मक बालक देखेंगे तो उसे परामर्श देंगे। तो प्रश्न नंबर 11 का और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्य रूप से संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित हैं? मुख्य रूप से शैक्षिक संस्थान, यानी कि जो शैक्षिक संस्थान है उनको, उनके विकास से, बच्चों के सर्वांगीण विकास से या छात्रों के वृत्तक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। तो जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है, यानी कि पाठ के साथ साथ जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उनका मूल उद्देश्य यही होता है कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो, तो बच्चों के सर्वांगीण विकास से। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, तो हम सब चीजों को अच्छे से कवर करके चलेंगे। प्रश्न नंबर 13। निम्न में से किसे अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? अच्छा, किसने
सीखने का सिद्धांत नहीं दिया था। कोहलर कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत, स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ब्लूम ने नहीं दिया था। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ब्लूम, बीएस ब्लूम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बीएस ब्लूम ने सीखने का सिद्धांत नहीं दिया था, उन्होंने शैक्षिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने कहा था कि सीखने के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया था, बाकी 3 लोगों ने सिद्धांत दिया था, वो हमने आपको समझा दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूम। प्रश्न नंबर 14, सीखने में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? अवरोधन मतलब एक तरह से कह लीजिए रुकावट। इसका क्या मतलब है? पहला, बालकों का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में रखना। एक देखिए होता है अव्यय, एक होता है अवरोधन। अव्यय मतलब अगर बच्चा क्लास में आया और उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी तो अव्यय। और अवरोधन मतलब एक ही कक्षा में बच्चा बार बार फेल हो रहा है या उसको रोका जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अवरोधन मतलब ये होता है कि एक ही कक्षा में बच्चे को रोकना या रुके रहना किसी भी कारण से, उसे हम क्या कहते हैं? अवरोधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ये कल भी आया था क्वेश्चन। पूर्व ज्ञान में हम बच्चे का जब भी पूर्व ज्ञान का आकलन करते हैं या उससे प्रश्न करते हैं तो ये इसका सीधा मतलब है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना का मतलब ही होता है बच्चे के पूर्व ज्ञान से कह लीजिए इंटरेक्ट होना या उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ना, बच्चे को पूर्व ज्ञान से उसके पूर्व ज्ञान को खखोरना और बच्चे को उसी हिसाब से ज्ञान देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 16, ये तालिका बना के है, जरा इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए बात समझते हैं क्या कह रहा है। स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंस, और इसमें कह रहा है कि एनिमल इंटेलिजेंस किसने लिखा था? पियाजे ने, गेस्टाल्ट ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? चलिए पहले हम मैच कराते हैं। देखिए ए, बी, सी और डी, अब इसी को हमें मैच कराना है जो रोमन अंक में लिखा है 1 2 3 4। तो एनिमल इंटेलिजेंस इस पुस्तक को लिखा था थॉर्नडाइक ने। जब उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया तो उसमें इन्होंने लिखा था। तो पहला की मैचिंग हो जाएगी थर्ड से, ए वाला कहां गया? थर्ड में। ओके, दूसरा कह रहा पुनर्वलन की अनुसूची किसने दिया था? पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था या पुनर्वलन की थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने। तो बी मिल जाएगा 4 में, बी मिल जाएगा 4 में। आगे बढ़ते हैं। सारगर्भिता का नियम, सारगर्भिता का नियम अगर हम बात करें तो इसे दिया था किसने? गेस्टाल्ट ने। तो ये चला जाएगा फर्स्ट में और डी आ जाएगा सेकंड में। अब अगर आप देखें तो आपका चारों जो ऑप्शन दिया है ए बी सी डी करके, उसमें डी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप एक एक मिला करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? हाँ, विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किससे संबंधित है? आप बताइए, मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो किसमें कहा था? विकास का कौन सा नियम था जिसमें कहा गया कि विकास कभी खत्म ही नहीं होता? ऑप्शन समझिए, अंतःक्रिया, एकीकरण, अंतःसंबंध या निरंतरता। तो लास्ट ऑप्शन राइट आंसर है निरंतरता। विकास कभी भी खत्म नहीं होगा, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देखिए। 18 नंबर 2021 में पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड दोनों में पूछा था। 19 में पेपर फर्स्ट में भी पूछा है। क्या है सवाल? है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? मैंने आपको बताया था कि 86वां संशोधन सन 2002 में ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आर्टिकल 21A के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो सवाल के अनुसार हमारा 86वां संशोधन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस संशोधन के अनुसार शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया और उसे 21A में जोड़ दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 19, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक, मैंने 12 बताया है आपको। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मूल से मैकडूगल
और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के बारे में किसने बताया था? मैकडूगल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। 20 कह रहा है विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रुस ने संवेगात्मक विकास की अनोखा काल कहा है? यह भी मैंने आपको बताया था कि विकास का अनोखा काल किसे कहते हैं, गंदी अवस्था किसे कहते हैं, विरोध की अवस्था किसे कहते हैं। तो विकास का जो अनोखा काल है या जो अनोखी अवस्था है वो है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, विकास का स्वर्णिम युग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा ना तो बिल्कुल छोटा रहता है और ना उसे दुनियादारी से मतलब रहती है, वो केवल अपने में मगन रहता है, ठीक है, और अपने सिद्धांतों पे चलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके गिलफोर्ड ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। थोड़ा ध्यान, सॉरी, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो स्टेटमेंट है घबराइए नहीं, स्टेटमेंट 2-3 पूछता है तो रट लेंगे हो जाएगा, बट कितना रटेंगे, इसलिए हम इस स्टेटमेंट ज्यादा फोकस नहीं करते, बट जो आएगा हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो गिलफोर्ड ने ही कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट, एक मिनट, सेकंड बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया प्रश्न नंबर 22, कह रहा है कि सूची ए और सूची बी को सुमेलित कीजिए और सुमेलित करने के बाद में नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप मैच कराइए। पहला देखिए लिखा है ब्रूनर, फिर लिखा है आसुबेल, नीचे ग्लेजर और गार्डन, फिर ऑप्शन आपका है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान और अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, फिर आपका लिख रहा है पृष्ठा प्रशिक्षण प्रतिमान। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं और बनाते हैं। देखिए पहला है ब्रूनर, ब्रूनर ने दिया था संप्रत्यय उपलब्ध भी शिक्षण प्रतिमान, यानी कि ए वाला मैच करेगा 4 में। अब इसको आप कहीं लिखते जाइएगा, ठीक है, कि किसने किसने दिया था, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको परेशान करेंगे। दूसरा है आसुबेल ने दिया था अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, तो ये मैच कर जाएगा आपका थर्ड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लेजर ने दिया था बुनियादी शिक्षण, ये मैच कर जाएगा फर्स्ट से और बाकी बचा सेकंड से। तो आप देखें ए का 4 नंबर, बी का 3 नंबर, सी का 1 नंबर और डी का 2 नंबर। ये आपका राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको सॉल्व करने जाएंगे, पहले आप ये देखेंगे ना कि कौन सी समस्या है। अगर आप डॉक्टर हैं, कोई आया, भैया हम डॉक्टर साहब हमको दवा दीजिए, तो क्या आप उसको डायरेक्ट पीलिया का दवा दे देंगे या उसको डायरेक्ट टाइफाइड का दवा दे देंगे? नहीं ना, पहले जानेंगे क्या दिक्कत है इसको। तो समस्या समाधान का पहला चरण है समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, बच्चों का जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है सबसे अच्छी होगी कब? पहला, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर बल हो, बालक का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, शिक्षा व्यवस्था एकाधिकारी, ये तो कभी नहीं होगा, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को निष्क्रिय रखना या बालकों को निष्क्रिय, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों का संज्ञानात्मक और बच्चों का भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सोपान उभयनिष्ठ है? ये जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए स्मृति के जो स्तर हैं उनको हम यहाँ लिख देते हैं, मतलब लेवल है। स्मृति में पहला आता है प्रस्तावना, फिर आता है प्रस्तुतिकरण, ठीक है, फिर आपका आता है स्पष्टीकरण, फिर आपका आता है सामान्यीकरण और फिर आपका आता है प्रयोग। ये किसका था? ये था स्मृति का। वही हम बोध की बात करें तो बोध में पहला आता है अन्वेषण। क्या आता है? अन्वेषण। दूसरा आता है प्रस्तुतिकरण। क्या आता है? प्रस्तुतिकरण। देखिए प्रस्तुतिकरण यहां भी है, यहां भी है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि बोध और स्मृति के सोपानों में कौन कॉमन है, कौन उभयनिष्ठ है?
तो प्रस्तुतिकरण आपका उभयनिष्ठ है, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अभी हम लिख देते हैं, देखिए स्मृति के 5 सोपान, पहला प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, सामान्यीकरण, प्रयोग। बोध के भी 5 सोपान, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, फिर आपका है आत्मीकरण, वहां सामान्यीकरण है, यहाँ आत्मीकरण है, वहां है आपका स्पष्टीकरण, यहाँ है व्यवस्था, क्या है व्यवस्था, वहां लास्ट में आपका है प्रयोग, यहाँ है वर्णन। ठीक है, तो देखिए सबके सब अलग हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा सेम है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। और ये बोध के 5 स्तर दिया था मारिनसन ने, किसने दिया था? मारिनसन ने। ठीक है, ये भी आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये भी मैंने आपको वहां बताया था कैसे इसको याद करना है, जब चूहा चल रहा था तो उसको बल मिल रहा था सीखने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है? देखिए ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया था, ब्रूनर ने, ब्लूम नहीं, ब्रूनर, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रूनर ने एक दिया था प्रतिबिंबात्मक, एक प्रतीक या संकेतात्मक, एक क्रियात्मक, यानी कि क्रिया करके सीखना, संकेतों से समझना और प्रतिबिंब द्वारा ज्ञान को समझना। तो इसमें जो पहला नंबर ऑप्शन है अंतः प्रज्ञावस्था, ये ब्रूनर द्वारा दिया नहीं गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए जो आप थ्योरी पढ़े हैं सब वही आ रहा है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके। 28 नंबर आ गया, अभी मैंने आपको बताया था मारिनसन ने बोध स्तर पर शिक्षण प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया है। प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण या वाचन या अभिव्यक्तिकरण। इसको आपको क्रम से लगाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आएगा खोज, और यहाँ पे खोज है सेकेंड नंबर पे। उसके बाद क्या आएगा? प्रस्तुतिकरण, वो आएगा आपका अगर देखिए आप प्रस्तुतिकरण तो आपका फर्स्ट नंबर पे है। फिर आपका प्रस्तुतिकरण के बाद में आपका आएगा आत्मीकरण, आत्मीकरण यहाँ पे चौथे नंबर पे है। और उसके बाद आएगा आपका संगठन, संगठन यहाँ पे अगर आप देखें तो थर्ड नंबर पे है। और इसके बाद क्या बचा? फिफ्थ नंबर। तो सही क्रम क्या हुआ? दूसरा, पहला, चौथा, एक सेकंड कोई छूट गया क्या? आपका आत्मीकरण होगा फोर्थ नंबर पे। अच्छा एक मिनट फिर से मैच कराते हैं। देखिए पहले आएगा आपका प्रस्तुतिकरण, लेकिन सवाल के हिसाब से प्रस्तुतिकरण आपका कहाँ है? सेकंड नंबर पे, सॉरी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पे खोज है। ठीक है आपका, फिर प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण है फर्स्ट पे, ये भी सही है। फिर तीसरा नंबर हमारा है आत्मीकरण जो कि चौथे पे है, सही है। फिर है संगठन, संगठन हमारा थर्ड पे है। ठीक है, ये थर्ड पे है। ठीक है, तो सही क्रम क्या है? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और चौथा। और ये आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सवाल में क्रम को उल्टा पुल्टा कर दिया है, उसे हमें क्रम से लगाना है। पहले आएगा खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और वाचन। ठीक है, या वर्णन। तो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने दिया था? मॉरिनसन ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ये कर वाला प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र से याद है आपको? विक्टर ब्लूम, जो ब्लूम ने दिया था संज्ञानात्मक पक्ष, उसमें क्या था? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इनमें कौन सा नहीं है? अनुप्रयोग है, बोध है, ज्ञान है, अनुमूल्यन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सोचिए ब्लूम कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ रहा है ये उनका संज्ञानात्मक पक्ष का, तो उसको रट डालिए आप। चलिए आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उत्तल या उन्नतोदर। आपको याद होगा, वैसे इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लंबवत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे हम आपको समझाते हैं, देखिए जब मैंने आपको बताया था तो बताया था सीखने के 4 ग्राफ थे। पहला ये स्ट्रेट, जिसको हम कहते हैं सरल रेखीय। फिर दूसरा ग्राफ था हमारा उन्नतोदर, जो ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, जो बढ़ रहा है। फिर तीसरा हमारा ग्राफ था, सॉरी ये था ऐसे उन्नतोदर जो बढ़ रहा है। तीसरा आपका था नतोदर, सॉरी ये है नतोदर। अब ये उन्नतोदर जो घट रहा है।
और चौथा हमारा ग्राफ था एस शेप का, जो पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था। तो ये 4 ग्राफ थे। कौन कौन से? पहला आपका था सरल रेखी, फिर आपका था उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित। तो लंबवत कोई ग्राफ नहीं होता। तो सीखने के जो ग्राफ हैं ये 4 ही हैं, लंबवत हमारा कोई ग्राफ नहीं होता। तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न पत्र सोल्यूशन, जिसे हमने यूपी टेट 2019 के पेपर फर्स्ट के सीडीपी प्रश्नों को देखा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।